नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल एडिशन और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अब भारत इटली को पीछे छोड़ते हुए कोरोना से प्रभावित देशों की सूची में छठे नंबर पर पहुंच गया है। देश में पिछले 24 घंटे में तकरीबन 10,000 नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद देश में कोविड-19 के मामले 2,36,657 हो गए हैं। उधर 8 जून से देश में अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। धार्मिक स्थल खुल रहे हैं, बाजार खुल रहे हैं, मॉल भी खोले जा रहे हैं। वहीं पिछले एक हफ्ते में 61,000 नए मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि यदि हालात बेकाबू होते हैं तो लॉकडाउन फिर से लगाना पड़ सकता है। साथ ही कहा कि ऐसी स्थिति में शॉपिंग मॉल्स और धार्मिक स्थलों को खोलना जल्दबाजी होगी। WHO ने भी कहा है कि भारत में आवाजाही बढ़ने से संक्रमण का दर भी बढ़ेगा, लेकिन अर्थव्यवस्था का हाल बेहद खस्ता है, जिसको देखते हुए बाजार खोलना, उद्योग शुरू करना कहीं ना कहीं सरकार की मजबूरी बन गया है। एक रिपोर्ट देखिए। भारत में शनिवार तक कोविड-19 के 2,36,657 मरीज हो गए हैं। इसके साथ ही मृतकों की संख्या बढ़कर 6,642 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका, ब्राजील, रूस, स्पेन और ब्रिटेन के बाद कोरोना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित देशों की सूची में भारत अब छठे स्थान पर आ गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में 1,15,942 संक्रमित मरीजों का उपचार चल रहा है, जबकि 1,14,072 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और एक मरीज देश से बाहर जा चुका है। लॉकडाउन के चलते देश की अर्थव्यवस्था का बुरा हाल हो गया है। इसी को देखते हुए अब देश में 8 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। गस्टेड स्टाफ था वो 100% आता था और जो नॉन गस्टेड स्टाफ था उसको हम रोटेशन पे बुलाते थे। जो ऑफिसेज की वर्किंग है वो स्टेजेस में हो रही है, तो उसमें जब हम स्टेजेस में वर्किंग करते हैं उसके साथ साथ जो एडवाइजरी की जारी होती है उसको भी हम जो है इम्प्लीमेंट करते हैं। अब तो बहुत ही ज़्यादा हम प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे हैं, जैसे कि अपने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अब काम किया जा रहा है। यहाँ प्रॉपर हम सैनिटाइजर्स यूज़ कर रहे हैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद, प्रॉपर इंटरवल्स के बाद। और ये कि अब ज़्यादा डिजिटल हम कोशिश कर रहे हैं कि डिजिटल हमारा मतलब वर्क हो। गृह मंत्रालय की गाइडलाइन का पालन करते हुए धार्मिक स्थल खुल रहे हैं, बाजार खुल रहे हैं, मॉल भी खोले जा रहे हैं। They have given us guidelines regarding opening the restaurants. They have asked us to follow social distancing. They have asked us to follow take temperatures of each and everyone who are coming inside, and provide hand sanitation and provide hand washers near the sinks. And they have asked to use only paper napkins. They have asked us not to use cloth napkins. वहीं पिछले एक हफ्ते में 61,000 नए मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि यदि हालात बेकाबू हुए तो लॉकडाउन फिर से लागू करना पड़ सकता है। साथ ही कहा कि ऐसी स्थिति में शॉपिंग मॉल और धार्मिक स्थलों को खोलना जल्दबाजी होगी। उधर WHO ने आगाह किया है कि भारत में लोगों की आवाजाही दोबारा शुरू होने से संक्रमण बढ़ने का रिस्क बना हुआ है। WHO ने कहा है कि भारत में कोरोना के जितने मामले हैं वे 130 करोड़ की आबादी के हिसाब से बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन संक्रमण के बढ़ने की दर और मामलों के दोगुने होने की रफ्तार पर नजर रखना बेहद अहम है। संस्था का ये भी कहना है कि दक्षिण एशिया में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और इस क्षेत्र के दूसरे देशों में महामारी अब तक बड़े पैमाने पर नहीं फैली है, लेकिन ऐसा होने का खतरा बना हुआ है। जिस तरह इसका ट्रेंड है उसके हिसाब से ये कभी भी खतरनाक साबित हो सकता है। इसका कम्युनिटी ट्रांसफर हो सकता है। देश की अर्थव्यवस्था की बात करें तो इनफॉर्मल सेक्टर और लघु और मझौले उद्योगों पर महामारी और लॉकडाउन का सबसे बुरा असर पड़ा है। गरीबों की आमदनी में बड़ी कमी आई है और प्रवासियों के अपने गांव लौटने से स्पष्ट है। पर्यटन, विमानन और होटल अतिथि गृहों से जुड़े सत्कार उद्योगों पर जाहिर है सबसे बुरी मार पड़ी है। कृषि ऐसा क्षेत्र है जिस पर कह सकते हैं सबसे कम असर पड़ा है। ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग पर मार पड़ेगी, जिसमें अनौपचारिक क्षेत्र और MSME उद्योगों पर सबसे बुरा असर होगा। कुछ अर्थशास्त्री मानते हैं कि 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज देखने में तो बड़ा दिखाई देता है, लेकिन पैकेज में बजट से अधिक खर्च और बैंक से कर्जा दोनों शामिल है।
वास्तव में बजट से अधिक खर्च ही प्रत्यक्ष रूप से मांग को बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को रिवाइव कर सकता है। पैकेज का ये हिस्सा काफी कम है, ये जीडीपी के करीब 1% के बराबर है। आमदनी गवा चुके गरीबों को सहारा देने के लिए इसका आकार और बड़ा होना चाहिए था। जीडीपी का करीब आधा हिस्सा रेड जोन से आता है और वहाँ लॉकडाउन खत्म किए बिना सामान्य स्थिति बहाल नहीं हो सकती। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद सभी बुरी तरह से प्रभावित है। कोरोना काल के दौरान कुछ ग्लोबल व्यवसाय चीन से दूर जा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएंगे। इसके लिए हमें प्रतिस्पर्धात्मक दृष्टि से बेहतर होने की दिशा में सुधार लाने होंगे। इसके तहत हमें बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता के साथ लॉजिस्टिक और प्रक्रियाओं में सुधार लाने होंगे। हमारी कार्यप्रणाली को भी निवेशकों के लिए अधिक अनुकूल बनाना होगा। उसे अचानक होने वाले बदलाव और व्याख्याओं से मुक्त रखना होगा। निवेशकों को ये प्रमुख समस्या लगती है। साथ ही हमें विश्व व्यापार के प्रति अधिक खुलापन रखना होगा। एक और कोरोना से जंग तो दूसरी ओर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना अपने आप में मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और अब भारत इटली को पीछे छोड़ते हुए कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों के सूची में 6ठे नंबर पर पहुंच गया है। जाहिर तौर पे ये चिंता का विषय है, क्योंकि पिछले 24 घंटे के जो आंकड़े हैं वो भी हैरान और परेशान दोनों करते हैं। तकरीबन 10,000 मामले सामने आ रहे हैं। वो वाकई अपने आप में कई सवाल खड़े कर देते हैं। क्या वाकई अब स्थिति आ गई है कि हम अनलॉक की तरफ चले? तो ऐसे में इस पर हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुधीर गुप्ता जी जुड़ गए हैं कैलाश हॉस्पिटल से। आपको बता दें कि चेस्ट विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर सुधीर जी आपका। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर राहुल भार्गव जुड़ गए हैं फोर्टिस अस्पताल से। डॉक्टर राहुल, बहुत स्वागत है आपका भी। हमारे साथ डॉक्टर रवि सिंह जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री है। डॉक्टर रवि सिंह, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही हमारे साथ आकाश जिंदल जी भी जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री। आकाश जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर राहुल भार्गव आपसे है, क्या वाकई हम उस स्थिति में आ गए हैं? क्या जो हालात और जो स्थितियां बनी हुई है, क्या ये चिंता का विषय नहीं है कि पिछले 24 घंटे की अगर हम आंकड़े की बात करें तो तकरीबन 10,000 के आसपास ये आंकड़ा पहुंच रहा है? तो वाकई क्या ये स्थिति में है हम कि अब अनलॉक की तरफ चला जाए या इसी दौर में आगे बढ़ा जाए? नेहा जी नमस्कार। तो हम पिछले 2 हफ्तों से कह रहे थे कि जब से लॉकडाउन अनलॉकडाउन हुआ कि नंबर तेजी से बढ़ेंगे। आज प्रत्यक्ष आपके सामने है। आज दोनों अर्थशास्त्री दोनों बैठे हैं। देख लीजिए, एक बवाल से निकाल के दूसरे में कैसे होते हैं। गड्ढे से निकाल के खाई में जाना। आप दिल्ली में देखिए, मोर्टेलिटी बढ़ती जा रही है, लोगों को बेड मिल नहीं रहे, वेंटिलेटर की हालत है खराब। देश में उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह में टेस्टिंग ही 2-3-4 हजार हो रही है। हमारी टोटल टेस्टिंग 1,21,000 टेस्टिंग हो रही है। उसमें 10,000 आंकड़े पॉजिटिव आते जा रहे हैं। तो जिस हिसाब से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, हमने कहा अर्थव्यवस्था खोल दो, सब खोल दो, एसिम्प्टोमेटिक से परेशान मत हो, कोरोना के साथ जीना सीख लो। जरूरत है नेहा जी, जो लोगों की मृत्यु हो रही है और जो लोगों को परेशानी हो रही है, वो उन बेचारे व्यापारियों से और उन बेचारे लेबरर से बहुत कुछ ज्यादा है। अगर आपने लेबररों का दर्द देखा था, तो आज दिल्ली और गुरुग्राम के लोगों का दर्द देखिए कि उनको अस्पताल नहीं मिल रहे, उनको सांस नहीं आ रही, उनकी मृत्यु हो रही है। कोविड टेस्टिंग लगातार कम किए जा रहे हैं। तो ये ऐसी अर्थव्यवस्था थी। अब आप अपना व्यवहार चला लीजिए, व्यापार, अपने इंस्ट्रूमेंट चला लीजिए, अपनी इंडस्ट्री खोल लीजिए। पिछले 15 दिन में 50% केसेस आए हैं हमारे पास, और ये आंकड़े बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे हम टेस्टिंग बढ़ाते जाएंगे। आप टेस्टिंग 5 लाख कर दीजिए, ये आंकड़े आपको वैसे बड़े हुए दिख जाएंगे। आज बहुत सारे लोग, चलिए लोग कहेंगे टेस्टिंग मत करिए, टेस्टिंग ना करिए, पर जो लोग खांसी जुकाम और सांस लेने की वजह से अस्पतालों में बेड नहीं मिल पा रहे, जो हमारी व्यवस्था थी, उसका क्या? तो आपने एक अर्थव्यवस्थाओं वालों की बात सुन के, इकोनॉमिस्ट की बात सुन के, डॉक्टरों की बात को पीछे करके खोल दिया। 2 महीने में आप देख लीजिए, 10 दिन मुश्किल से 1 तारीख को अनलॉकडाउन हुआ है, 3 तारीख से पहला हुआ, 18 मई को दूसरा हुआ और 1 तारीख को। आज हालत देख लीजिए किस कगार में है। हम वही इटली और अमेरिका की न्यूयॉर्क वाली आधार पे हैं, जहाँ पे हमारे को समझ में नहीं आ पा रहा कि किसको वेंटिलेटर डाले और किसको बाहर निकाले।
ठीक है डॉक्टर सुधीर गुप्ता, सवाल इस बात को लेकर है कि एक वक्त था जब WHO की तरफ से तारीफ की जा रही थी भारत की, और ये कहा जा रहा था कि भारत ने बहुत अच्छे से कोरोना को कंट्रोल किया है, लेकिन अब वही WHO है जो कह रहे हैं कि अनलॉक में अब जो संक्रमण है वो तेजी से फैलने का खतरा लगातार भारत में बना हुआ है। तो ऐसे में इसे किस तरह से देखा जाए? WHO का कहना है कि लॉकडाउन खुलने के बाद संक्रमण तेजी से बढ़ सकता है और इसमें बढ़ने का खतरा है। तो WHO बिल्कुल सही कह रहा है। ये केवल WHO नहीं, कोई भी कहेगा कि जितने जैसे से लोग घरों से बाहर निकलेंगे, एक दूसरे से मिलना जुलना होगा, लोग आपस में मिलेंगे, वैसे ही संक्रमण बढ़ेगा। क्योंकि एक ऐसी बीमारी है जो एक मानव से मानव में फैलती है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है। तो इससे जितना ह्यूमन टच ज्यादा होगा, जितना ह्यूमन कॉन्टैक्ट ज्यादा होगा, उतना ही ये इन्फेक्शन बढ़ेगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे देश में जो बहुत सारे लोग गरीब हैं, जीवन भी जरूरी है, जीवन यापन भी जरूरी है, उनकी लाइफ भी जरूरी है और लाइवलीहुड भी जरूरी है। अब ऐसे में एकदम से लॉकडाउन खोलना उचित नहीं है। इसको भी सरकार ने बोला है कि हम ग्रेडेड तरीके से खोलेंगे, लेकिन मैं जो कहता हूं कि इसमें यह संक्रमण तो बढ़ेगा, लेकिन संक्रमण बढ़ने की तैयारी हमें पहले रखनी होगी। हमें सोच के रखना होगा कि अगर संक्रमण बढ़ता है तो हमें उस स्थिति में क्या करना है और कैसे इससे आगे बढ़ा जा सकता है। केवल यह कहने से ही संक्रमण बढ़ेगा और लॉकडाउन रखिए तो उससे भी बात नहीं बनेगी। बात तभी बनेगी जब हम लॉकडाउन खोलेंगे और इस नियंत्रित तरीके से खोलेंगे, ताकि संक्रमण भी ना बढ़े और लॉकडाउन भी खुल जाए और आर्थिक गतिविधि भी चलती रहे, लोगों का जीवनयापन भी चलता रहे, गुजारा भी चलता रहे, कमाई भी होती रहे और लोग कोरोना या भूख दोनों में से किसी से ना मरे। इस तरह के तरीके के साथ हमें लॉकडाउन खोलना होगा, धीरे धीरे खोलना होगा, कंट्रोल तरीके से ही खोलना होगा। ठीक है, एक सवाल मेरा आकाश जी आपसे है, लॉकडाउन तो खोलना है, लेकिन लॉकडाउन के बाद ये अनलॉक की जो प्रक्रिया हो रही है, ये कितना जरूरी थी देश के लिए? देखिए, अनलॉक की प्रक्रिया बहुत जरूरी थी। आज इकोनॉमी बहुत बुरी हालत में है। आरबीआई गवर्नर ने खुद कहा है कि जीडीपी ग्रोथ शुरू में नेगेटिव रह सकती है। बार्कलेज और मूडीज कह रहे हैं जीडीपी ग्रोथ 0% रह सकती है। हमारी रेटिंग भी जो है लोएस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड पे आ गई है। जिस तरीके से गवर्नमेंट को बोरिंग करनी पड़ी है, डेफिसिट शायद 5% से ऊपर हो जाए। तो ऐसे में अनलॉक करना बहुत जरूरी था, क्योंकि अब अगर सरकार को टैक्सेस नहीं आएंगे, देश का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे चलेगा? आज हॉस्पिटल ही अगर हमने चलाने सरकारी, तो उनको फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, चाहे रेलवेज हो, चाहे हॉस्पिटल हो, सरकार के तमाम खर्चे हैं। मैं 2 घंटे तक उन खर्चों को गिना सकता हूँ। तो आज की तारीख में अगर टैक्स कलेक्शन बंद हो जाएगी तो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, देश की एसेंशियल सर्विसेज कैसे चल पाएंगी? तो आई थिंक माय ऑर्गेनाइजेशन आकाश क्लियरली फील दैट इट इज अ टाइम टू अनलॉक। 1000 लोगों की मृत्यु हो गई। इकोनॉमी खोलने के इतने तो जब लॉकडाउन था तब इतने लेबरर और भूख से नहीं मरे जितने अनलॉकडाउन खुलने के बाद पिछले 4 दिन में मर गए। ठीक है आकाश जी, ठीक है आकाश जी, सवाल सुन लीजिए सर। सवाल इस बात को लेकर है कि सर अर्थव्यवस्था को बचाने की हम आगे बढ़ रहे हैं। सवाल ये है कि जब इंसान बचेगा तो सर अर्थव्यवस्था भी बाद में बचा ली जाएगी, या क्या नहीं लगता आपको कि यहाँ पर पहले लोगों को बचाना बहुत जरूरी है, लोगों को उनकी जान बचाना बहुत जरूरी है? बिल्कुल, मैं फर्मली बिलीव करता हूँ और मैं हमेशा तमाम नेशनल और जो है ग्लोबल चैनल्स पे ये चीज कहता आया हूँ। आई ऑलवेज फील दैट मोस्ट प्रेशियस कैपिटल इज ह्यूमन कैपिटल। जान सबसे ज्यादा जरूरी है, ना ही आपका कार, ना आपका बैंक बैलेंस, ना आपका फ्लैट, कोई भी एसेट इतना वैल्यूएबल नहीं जितनी ह्यूमन लाइफ है। तो सबसे पहले हमें ह्यूमन लाइफ को बचाना है, इसके बारे में कोई डिबेट हो ही नहीं सकती। ह्यूमन लाइफ इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग, उसको हमने बचाना है, कोरोना को हराना है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ एक वन साइडेड व्यू ना लिया जाए, हमें जो है एक बैलेंस व्यू लेना पड़ेगा। हमें जान बचाना है, वो तो सबसे पहले है, कोरोना को हराना है सबसे पहले है, लेकिन साथ ही साथ इकोनॉमी को भी चलाना है। देखिए, किसी भी चीज का एनालिसिस अगर हम सिर्फ एक एंगल से करें तो वो सही एनालिसिस नहीं होता। एनालिसिस वो होता है जो 360 डिग्री एनालिसिस हो, विच इज एनालाइज फ्रॉम ऑल साइड। जी आज की तारीख में वी हैव टू डू अ 360 डिग्री एनालिसिस। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट जान है, इसके बारे में कोई शक नहीं है। ठीक है डॉक्टर राहुल, कुछ कहना चाह रहे सर? मैं फिर आती हूँ आपके पास। डॉक्टर राहुल। नेहा जी, अब रवि जी और आकाश जी के लिए सिंपल इकोनॉमी भाषा में बात करते हैं। 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी देश की है, 18 ट्रिलियन की इकोनॉमी अमेरिका की है। हमारी पॉपुलेशन 135 करोड़ है, उनकी 35 मिलियन है। उनके पास न्यूयॉर्क में फिर भी वेंटिलेटर कम पड़ गए, उनके पास अस्पताल कम पड़ गए।
हमसे 6 गुना बड़ी इकोनॉमी के बाद भी, 7-8 गुना बड़ी इकोनॉमी के बाद भी उनके पास वेंटिलेटर कम पड़ गए। मैं सुधीर गुप्ता जी से सबसे पहले से पूछना चाहूंगा, आप कितनी भी तैयारी कर लीजिए, क्या आपकी तैयारी इस लेवल पे कभी भी हो सकती है कि आप 135 करोड़ लोगों में से 1% लोगों को ऑक्सीजन प्लस वेंटिलेटर दिला पाए? सर, कहना बड़ा आसान काम है। सर, उस तरह की तैयारी के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, पहले बात इस बात पे तो कर ले कि क्या टेस्टिंग हो सकती है? टेस्टिंग हो सकती है जिससे कि आपकी पिछले 5 दिन में टेस्टिंग 1,25,000 पे अटकी हुई है। सारे स्टेट इस बात पर लड़ रहे हैं कि हम ज्यादा कर रहे हैं, जबकि देश को कितनी टेस्टिंग करनी चाहिए? 10 लाख टेस्टिंग। अगर वुहान का एग्जांपल ले, सेकेंड लॉकडाउन में 10 मिलियन लोगों की टेस्टिंग 2 हफ्ते में कर दी और 0 पॉजिटिव है। सर, आप बात करते हैं कि टेस्टिंग करिए। टेस्टिंग के लिए हमारे पास किट हैं। आप कहते हैं इकोनॉमी में हमने रिलीजियस मैटर्स खोल दिए, मंदिर खोल दिए, मस्जिद खोल दिए। चलिए, इसी सवाल पे मैं आ रही हूँ सर। डॉक्टर रवि, आपसे मेरा एक सवाल है कि ऐसे भी बहुत सारे फैसले लिए हैं सरकार ने जिसका अर्थव्यवस्था पर तो कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि ऐसे में ये इस बात का भी खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए कि अभी लोगों की जान को बचाना, उनको महत्वता देना ज्यादा यहाँ पर जरूरी है। जैसे शॉपिंग मॉल खोलने का फैसला जो लिया गया है, धार्मिक स्थल खोलने का फैसला लिया गया है और 8 तारीख से तो सभी चीजें खोलने का फैसला ले लिया गया है। तो यानी कि किसी भी तरह की कोई भी प्रतिबंध यहाँ पर नहीं होगा, पाबंदी किसी भी तरह की नहीं होगी। तो ऐसे में कुछ जो फैसले लिए गए हैं जिससे ना अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ता है और ना ही कुछ ऐसे बेहतरी हो पाएगी, तो ऐसे फैसले क्या लगता है वाकई इस वक्त लेने चाहिए थे? देखिए, हाल फिलहाल में जिस तरीके से सरकार ने डिसीजंस लिए हैं वो क्लियर कट ये दर्शाता है कि सरकार इस समय, भारत सरकार में, मोदी सरकार की बात कर रहा हूँ, जो कि पूरी तरह से पैनिक सिचुएशन में है और अब उन्हें कहीं ना कहीं से ये समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके के डिसीजंस लेने चाहिए। तो जो सजेशन लोग भेज रहे हैं या जो समझ में आ रहा है वो ले रहे हैं, पहला। दूसरा, मैं आपको एक जो WHO की बात यहाँ पर डॉक्टर राहुल कर रहे थे, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, उसको थोड़ा सा और क्लियर बताता हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आए। WHO ने ये भी कहा है कि अगर हम सिर्फ US, यूरोप और इटली इन सब का डेटा को अगर एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, यानी कि अगर भारत पे लागू करते हैं पॉपुलेशन के हिसाब से, तो 2.5 करोड़ लोगों को कोरोना कम से कम होगा। और 2.5 करोड़ लोगों, जब अभी हमारे यहाँ पे सिर्फ 2 लाख के नंबर आए हैं, तो हॉस्पिटल की सिचुएशन ये है, अगर 2.5 करोड़ लोगों को होगा तो हमारी सिचुएशन क्या होगी, वो यहाँ पर साफ दर्शाती है। दूसरी तरफ मुझे ऐसा लगता है नेहा जी, अगर बाहर निकल के देखें तो 80% यहाँ पर लॉकडाउन ओपन हो चुका है। अब सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ पर कुछ जो है वो लॉकडाउन बचे हुए हैं। और सरकार जो अभी जो लॉकडाउन जो आप कह रहे हैं, मैं देखिए पूरी तरह से ये एग्री करता हूँ कि यहाँ पर लॉकडाउन जो लिए गए हैं वो डिसीजन पूरी तरह से गलत है। ना तो हमारे पास अभी सुविधा है, ना हम किसी भी चीज को यहाँ पर हैंडल कर पा रहे हैं। ऐसे में इकोनॉमी को शुरू करना एक तरीके से इकोनॉमी को डुबोने के और बराबर है। क्यों ऐसा है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जब कोरोना बहुत ज्यादा फैल जाएगा और भारत में जब ज्यादातर कोरोना होगा, तो जो बाहर की कंपनीज हैं वो इंडिया में नहीं आने वाली, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है और हमें काफी टाइम लगेगा इकोनॉमी को पटरी में लाने के लिए। दूसरी तरफ जिस तरीके से अभी एक तरीके से स्वास्थ्य सुविधाएं अवेलेबल हैं, वो दर्शाती हैं कि आगे की जो सिचुएशन है उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। और अगर जान है तो जहान है। और इकोनॉमिक पहिया जो है वो मुझे लगता है कि 80% तो चला दिया गवर्नमेंट ने, क्योंकि गवर्नमेंट अपना स्वार्थ देख रही है। पब्लिक के बारे में मुझे नहीं लगता कहीं से सोचा जा रहा है, क्योंकि अगर पब्लिक के बारे में सोचा जाता तो हमने भी ना तो उन्होंने इकोनॉमिस्ट से सजेशन लिए, ना उन्होंने जो राहुल जैसे जी कह रहे हैं, ना डॉक्टरों से सजेशन लिए। कौन इकोनॉमिस्ट है या कौन उनका एनालिस्ट है जो उनको सजेशन दे रहा है, इस बात पे काफी सवाल उठते हैं। पहली सवाल यहाँ पर भी उठ रहे हैं, सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं, लेकिन इस बीच एक सवाल ये भी है, आकाश जिंदल जी, जिस बात का जिक्र अभी डॉक्टर रवि कर रहे थे कि भारत की तरफ से, सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही है कि जो बाहर के देशों में जिन कंपनियों ने इन्वेस्ट कर रखा है वो भारत में आके निवेश करे, जिससे कि यहाँ पर जो बेरोजगारी है वो भी कुछ हद तक मिटे और यहाँ पर पैसा आए। तो ऐसे में कोशिशें तो सरकार की तरफ से की जा रही है, लेकिन कोशिशों के मद्देनजर जो कदम उठाए जा रहे हैं क्या वो काफी है? क्योंकि अगर इस तरह के कदम उठाए जाएंगे या इस तरह से ही चीजें चलेंगी, सर अभी तो पिछले 24 घंटे में 10,000 के आसपास मामले सामने आ रहे हैं, हो सकता है कि इससे आगे भी ये मामले बढ़ जाएं, तो क्या ऐसे में कंपनियां आके भारत में निवेश करना चाहेंगी? आकाश जी, बिल्कुल
नेहा जी, बिल्कुल आपने सही ये कहा। क्वेश्चन अगर मुझसे पूछा गया है तो मुझे जवाब देने का मौका दिया जाए। आकाश जी से हाँ, तो जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है उसको जवाब देना चाहिए। जी, जी। ये मेरी सबसे जो है एक सजेशन रहेगी, अदरवाइज तो शोर शराबा होगा, कोई डिबेट नहीं हो पाएगी। जी 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 देखिए, हाँ, मेरा यहाँ पे ये मानना है कि कंपनियां आएंगी, इंडिया में इन्वेस्टमेंट भी होगी, इंडियन इकोनॉमी भी चलेगी। हाँ, हमें दोनों के बीच में बैलेंस बना के रखना है। आज अगर हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज पूरी नहीं है, जो कि मैं अपने मित्रों की बात मानता हूँ, तो मेडिकल फैसिलिटीज को हम बढ़ा सकते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज हम एडिशनल रख सकते हैं। हम धीरे धीरे जो है होटल्स को हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया जा रहा है और हॉस्पिटल्स को जो है कोविड हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। सर, जनसंख्या के हिसाब से, आकाश जी माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रही हूँ, मैं माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रही हूँ। आकाश जी एक सेकंड, राहुल जी आऊंगी आपके पास। डॉक्टर राहुल एक सेकंड रुक जाइए। आकाश जी, क्या जनसंख्या के हिसाब से क्या हम उस स्तर पर इंतजामात कर पाएंगे? ये एक अहम सवाल है। आप होटल्स को भी बुक करा देते हैं, आप तमाम उन चीजों को बुक करा सकते हैं जहां पर इंतजाम हो सकते हैं। मान लेते हैं आपकी बातों को कि सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है, काम कर रही है और लगातार इस पे काम किया जा रहा है, लेकिन क्या बावजूद इसके आप उस स्तर पर काम कर पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। नेहा जी, दूसरा मेरा ये मानना है इसके साथ साथ कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रख के इकोनॉमी को ओपन अप कीजिए। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि सोशल डिस्टेंसिंग छोड़ दीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग रख के, लोगों को हाइजीन के बारे में अवेयर करके, लोगों की नॉलेज बढ़ा के, लोगों के ऊपर ट्रस्ट करके फिर इकोनॉमी को ओपन कीजिए। देखिए, आज 23 मार्च के मुकाबले में काफी फर्क आ गया है। आज जो हमारा अनपढ़ साथी है, जो गांव के इंटीरियर में रहने वाला हमारा साथी है, उसको भी पता चल गया है कि कोरोना क्या है। हर आदमी को पता है कि मास्क लगाना है। हर व्यक्ति को जो है अवेयरनेस हो गई है कि डिस्टेंस मेंटेन करना है। हर व्यक्ति को पता है कि उसकी जान उसके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में लोगों में जब अवेयरनेस है, लोगों में रिस्पॉन्सिबिलिटी लाके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए अगर हम धीरे धीरे इंडस्ट्री और इकोनॉमी खोलते हैं, तो सर धीरे धीरे इंडस्ट्री और इकोनॉमी को पटरी पर लाने की कोशिश हम करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। डॉक्टर राहुल क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? नेहा जी, 2 काउंटर पॉइंट आकाश जी के लिए। जब आपने कहा अस्पतालों को और हम स्टेडियम को कन्वर्ट कर रहे हैं, क्या आपके पास डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, वार्ड बॉयज हैं? तीनों चीजों की आपके पास भारी मात्रा में कमी है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो बारात घर को अस्पताल बना देंगे, डॉक्टर कहाँ से आएगा, वेंटिलेटर कहाँ से आएंगे और आपके पास कंसंट्रेटर कहाँ से आएंगे? मैं आकाश जी से पूछना चाहूंगा। दूसरी बात, आकाश जी ने कहा हमारे गरीब बंधु, हमारे लेबर बंधु सारी चीजें सीख गए। आप ये बताइए, जब पहली बार शराब की दुकानें खुली, वो 50 दिन के लॉकडाउन के बाद खुली, आपने उसकी धज्जियां उड़ते हुए देख लिया। आपने 60 दिन के बाद जो हमारे लेबर माइग्रेंट श्रमिक ट्रेनों में बैठ बैठ के गए, बिहार का डेटा बता देता हूँ, 18% लोग उन्हीं में कोरोना पॉजिटिव है, जबकि बिहार में सिर्फ 4 से 5 दिन का टेस्टिंग हो रही है। तो आप ये बताइए आकाश जी, कैसे मान ले नंबर बढ़ रहे हैं? दिल्ली तो पढ़ा लिखा क्षेत्र है, गुरुग्राम तो पढ़ा लिखा क्षेत्र है। लॉकडाउन के खुलने के बाद, आपकी इकोनॉमी एक्टिविटी बढ़ने के बाद, रोज के जो मामले 25-30 से वो 150 पे आ गए और दिल्ली में हज के मामले 1000 पे आ गए। तो कहाँ से सोशल डिस्टेंसिंग और कहाँ से मास्क काम आ रहा है? आप इसकी इंटेंसिटी नहीं समझ पा रहे। इकोनॉमिस्ट को मैं साफ बोलता हूँ, उसकी इंटेंसिटी नहीं समझ पाते जब तक वो इटली जैसा हाल नहीं देखेंगे देशों में कि जहाँ पे मृत्यु दर कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी। हम लॉकडाउन के रहते रहते लॉकडाउन में हमारी मृत्यु दर 2.8% थी। आप अगले महीने देखिएगा, इसी दिन डिबेट में अपन डिस्कस करेंगे जुलाई में कि हमारी मृत्यु दर कितनी है। अगर आंकड़ों पे हम जाएंगे और सच्चाई की बयान करेंगे। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर सुधीर गुप्ता से ले लेते हैं रिएक्शन। डॉक्टर सुधीर गुप्ता, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं डॉक्टर राहुल की बातों से? क्योंकि जाहिर तौर पे जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं वो तो चिंता का विषय है ही, लेकिन सरकार भी अपने स्तर पर काम कर रही है। दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था को चलाना भी उतना ही जरूरी है। और डॉक्टर राहुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे आकाश ने कहा कि हम यहाँ पे होटल को टेक ओवर कर सकते हैं, स्टेडियम को टेक ओवर कर सकते हैं, टेम्परेरी हॉस्पिटल बना सकते हैं। यहाँ पे मैं डॉक्टर राहुल के बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो क्रिएट कर सकते हैं। वेंटिलेटर कहाँ से लेके आएंगे? चलो मान लीजिए हम वेंटिलेटर भी इम्पोर्ट कर लेते हैं, कहीं से अरेंज कर लेते हैं, लेकिन उनको चलाने के लिए जो ट्रेंड मैन पावर है, डॉक्टर्स हैं, सिस्टर्स हैं, वो कहाँ से लेके आएंगे? ऐसा तो नहीं है कि वो रात रात का कहीं से पैदा हो जाएंगे या कहीं बाहर से ले आएंगे या कुछ ऐसा कोई इंतजाम हो जाएगा कि हमारे पास आज की डेट में 1000 डॉक्टर, 2000 डॉक्टर
वहाँ का स्टाफ या तुरंत खड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। ये एक लंबा प्रोसेस है, बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। डॉक्टर को ट्रेन करना, उसका एक्सपीरियंस गेन करना और उसके बाद पेशेंट को ट्रीट करना, उसके साथ समस्या को समझना और एक्सपीरियंस गेन करना ही अपने आप में बहुत लंबा प्रोसेस है। ये ओवरनाइट हम रिप्लेस नहीं कर सकते। ये कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह नहीं है कि यहाँ पे हमने ज्यादा मैन पावर लगा दी और ये तुरंत हॉस्पिटल बना दिया, तुरंत स्टेडियम को कन्वर्ट कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन साथ ही साथ उनके इस बात से भी इत्तेफाक में रखता हूँ कि इकोनॉमी चलाना भी उतनी ही जरूरी है, जितना कि जान बचाना है उतना ही जहान बचाना भी है। और डेफिनेटली बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इस समय अवॉइड की जा सकती हैं। लॉकडाउन कई सारी चीजों से नहीं हटाना चाहिए। जैसे आपने बात की कि धार्मिक स्थल हैं, धार्मिक स्थल में लॉकडाउन हटाना मैं नहीं समझता कि इस समय उचित होगा। इसी तरह से और बहुत सारी एक्टिविटीज हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जिसमें कि लॉकडाउन हटाने की जरूरत है, वहाँ लॉकडाउन हटा देना चाहिए। अब राहुल जी ने बोला जैसे श्रमिक स्पेशल चले, उसमें बहुत सारे लोग पॉजिटिव निकले और उससे क्या हुआ कि ये जो कोरोना है ये शहरों से उसका गांव से तक चला गया, अंदर तक चला गया है। बिल्कुल, अब गांव की तरफ चले गया है और जाहिर तौर पे वहाँ पे इतनी सहूलियतें भी नहीं है जिससे कि उनको बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाए। लेकिन एक सवाल मेरा डॉक्टर रवि आपसे, जिस बात का जिक्र अभी डॉक्टर राहुल कर रहे थे और डॉक्टर सुधीर जी ने भी उसी बात का जिक्र किया कि ठीक है आप इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हो, आप बेहतर इंतजाम कर सकते हो, लेकिन सर डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ कहाँ से आप लेके आएंगे? आपके पास एक लिमिटेड मेडिकल स्टाफ है, लिमिटेड डॉक्टर्स हैं, कहाँ से आप इतनी चीजें लेके आएंगे या डॉक्टर्स का इंतजाम करेंगे? कहाँ से आप वेंटिलेटर का इंतजाम करेंगे? कहाँ से आप बहुत ज्यादा दवाइयाँ? ये तमाम ऐसी चीजें हैं, तमाम ऐसे सवाल है जो बार बार खड़े होते हैं। देखिए, मैं इसमें जो आपने बोला है, मैं इसमें एक रेफरेंस देना चाहूंगा। राज्यसभा में 2 जुलाई 19 को अशोक चौबे जी ने इसका राज्यसभा में रिप्लाई दिया था और मुझे लगता है कि वो रिप्लाई उस समय उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना कि आज है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ पे अगर हम सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर को देखें तो 11,000 पॉपुलेशन पर एक डॉक्टर बैठता है और जो टोटल बेड की संख्या है वो है 7.5 लाख। चलिए, आपने 7.5 लाख की जगह आपने 10 लाख कर दिए, थोड़े बढ़ा भी दिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि रजिस्टर्ड डॉक्टर अगर सिर्फ देखे जाएं तो 1600 पे सिर्फ एक डॉक्टर बैठता है। क्या हम उस पोजीशन पे हैं जिसको कि हम सॉल्व कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। और दूसरे देशों के कंपैरिजन में अगर हम ये करें कि हम आगे इकोनॉमिक वाइज हम आगे बढ़ रहे हैं तो, लेकिन हम इन सुविधाओं वाइज तो हम बहुत पीछे हैं। अब इससे अगर मुद्दा जोड़ा जाए तो कहीं ना कहीं से ये क्लियर कट दर्शाता है कि भारत इस समय जो अभी तारीफें लूट रहा था वो अब सिचुएशन नहीं है कि हम अपनी पोजीशन को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कर पाए, हम कोरोना से लड़ाई लड़ पाए। ठीक है, बिल्कुल स्थिति में बदलाव हुई है, स्थिति में बदलाव हुआ है। ठीक है, आकाश जिंदल जी, सवाल इस बात को लेकर है कि सर 10 दिन में आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो खड़ा कर देंगे, लेकिन डॉक्टर्स कहाँ से बनाएंगे 10 दिन में, महीने में? जी हाँ, मैं ये मानता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर हम खड़ा कर सकते हैं, लेकिन जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनकी क्वांटिटी तो हम नहीं बढ़ा सकते। ये बात अपनी जगह सही है एंड आई हैव रिस्पेक्ट फॉर दैट। बट मैं दूसरी बात आपको लेके चल रहा हूं, अगर हम इकोनॉमी को पूरा ठप कर देंगे, इकोनॉमी को बंद कर देंगे, सरकार के पास टैक्स कलेक्शन नहीं आएगा तो कहां से हमारे हॉस्पिटल चल पाएंगे? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को फंडिंग कहां से हो पाएगी? हमारे रेलवे कहां से चल पाएंगे? सारी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए टैक्सेस चाहिए, पैसा चाहिए। कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी चीजें हैं, तो अगर मैं गिनाना शुरू कर दूं तो देश को भगवान भरोसे छोड़ दिया जाए क्या? जी, देश को भगवान भरोसे छोड़ दिया जाए क्या? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें बैलेंस मेंटेन करके चलना है। नहीं, कैसे मेंटेन होगा सर बैलेंस? यही एक बड़ा सवाल है, कैसे मेंटेन होगा सर? वही अगर आप मुझे बोलने का मौका देंगे तभी मैं बताऊंगा ना। जी जी जी। देखिए, बैलेंस इस तरीके से मेंटेन होगा। अभी एक एग्जांपल हमारे सामने कोट की गई कि दिल्ली की शराब की दुकानें खोली गई, उस दिन लोगों ने डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन की। अगर हमारा गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर गवर्नमेंट की पुलिसिंग या सिविल वॉलंटियर्स वहां ध्यान रखते और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते, और फिर हम सब जानते हैं वो एक यूनिक तरह का, अलग तरह का एक एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि जिस आदमी को लिक्वर की एडिक्शन है, उसको शराब की लत लगी हुई है, उसे 1 महीना 1.5 महीना शराब नहीं मिलेगी, ऑल ऑफ अ सडन दुकानें खुलेंगी, तो उनकी तरफ से ओवर एक्सुबरेंस या जरूरत से ज्यादा जोश जो है वो एक ऐसा था, एक्सपेक्टेड लाइंस में था, तो वहां हमें कंट्रोल रखना चाहिए था। हम सब लोगों को तो ये ना सोचें कि सब लोग उन शराबियों की तरह बिहेव करेंगे जिनको 45 दिन से शराब नहीं मिलेगी। हम सारी पॉपुलेशन से उस तरह का बिहेवियर क्यों एक्सपेक्ट करते हैं? वो एक आइसोलेटेड एक्सपीरियंस था उन लोगों को जिन लोगों को शराब पीने की आदत पड़ी हुई थी,
उन लोगों को काफी दिन से शराब नहीं मिली थी, शराब की लत लगी हुई थी, और डॉक्टर्स मुझसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं कि जिसकी बॉडी और माइंड को शराब की लत लगी हुई है उसे उतने दिन शराब ना मिले। सर तालमेल कैसे होगा सर, तालमेल कैसे? तो इसीलिए जो है बाकी सर्कमस्टांसेस में आप देखिए, मैं एक कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर मेरा ऑफिस चल रहा है, अब यहाँ पे हर व्यक्ति मास्क लगा के चल रहा है, हर व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहा है, हर व्यक्ति सैनिटाइजर को यूज कर रहा है, बहुत कम लोग लिफ्ट यूज कर रहे हैं, लोग 6th फ्लोर तक भी स्टेयरकेस से जा रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों के अंदर हम विश्वास क्यों नहीं रख सकते? जिन लोगों के अंदर जिन लोगों को हमने प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर चुनने की जो है आजादी दे रखी है, हक दे रखी है, उन लोगों के ऊपर हम इतना विश्वास क्यों नहीं रख पा रहे कि वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, अपनी जान बचाएंगे वो? तो ये ट्रस्ट हमें अपने लोगों में रखना पड़ेगा। वी हैव टू ट्रस्ट आवर ओन पीपल। अपने लोगों में ठीक है एक आइसोलेटेड एक्सपीरियंस हो गया शराब की दुकान के बाहर, बट ओवरऑल वी हैव टू ट्रस्ट आवर पीपल। अब लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ चुकी है, नॉलेज लेवल बढ़ गया है, और फिर ऑर्गेनाइजेशन जिनमें लोग जाएंगे, अगर उनके इंचार्जेस की हम ड्यूटी लगाते हैं कि वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, हाइजीन मेंटेन करें, सैनिटेशन मेंटेन करें, सैनिटाइजर रखें, तो चीजें बदल सकती हैं। तो मेरा ये कहना है सर सब चीजें ठीक है सर, ये तमाम चीजें डॉक्टर्स भी लगातार बता रहे हैं। देश में कोरोना वायरस संक्रमण की जो कि तेजी से फैलता हुआ दिखाई दे रहा है, पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो तकरीबन 10,000 मामले सामने आ गए हैं, जो कि अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर भी है कि आखिर किस तरह से बेहतर तालमेल बिठाया जाए, किस तरह से बैलेंस किया जाए जिससे कि अर्थव्यवस्था भी चल पाए और जिससे कि स्वास्थ्य सुविधाएं भी लोगों तक पहुंच पाए। ऐसे में इस पे लगातार हम डिस्कशन कर रहे हैं, खास मेहमान हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। एक सवाल यहाँ पे डॉक्टर राहुल आपसे है, क्योंकि जाहिर तौर पे एक बेहतर तालमेल की बात की जा रही है, और ब्रेक पे जाने से पहले दरअसल आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, लेकिन सवाल के साथ आप अपनी बात को रखिएगा कि बेहतर तालमेल की बात की जा रही है, बेहतर बैलेंस बनाने की बात की जा रही है, और किस तरह से बैलेंस बनाया जा सकता है? क्या वाकई आपको लगता है कि मुमकिन है? तो देखिए नेहा जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। अब मेरा 3 इसके लिए सॉल्यूशन है। आपको महाराष्ट्र में, दिल्ली में और हाई इंडेक्स केसेस जहां पे थे वहां कंप्लीट लॉकडाउन रखना आपके लिए मैंडेटरी था, कर्फ्यू जैसा लॉकडाउन रखना जरूरी था। दूसरा, आपके पास इकोनॉमिस्ट के साथ बैठ के, अर्थशास्त्रियों के साथ बैठ के अर्थव्यवस्था में जो 1, 2, 3, 4 सबसे ज्यादा पैसा आपके लिए लेके आते, आपको उसको ओपन सेक्टर करना जरूरी था। तीसरी चीज, आपको अपने मजदूरों को लाके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाना जरूरी था, ताकि आप आगे बढ़ा पाए। ये तीनों चीजें करना आवश्यक था। मैं आकाश जी से अगर ये काउंटर करते हैं तो मैं पूछता हूँ, क्या इकोनॉमी पिछले 4 क्वार्टर में हमारी बढ़ रही थी लॉकडाउन से पहले? हमारे में क्या निवेश नया आ रहा था? एक्सेप्ट जियो बिक रहा था, बाकी और कुछ नहीं बिक रहा था। हम ये बार बार इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि जान है और जहान भी चाहिए, ये हमें शायद गुमराह कर रहे हैं इस बात के लिए कि हम मूवी हॉल में जाके पिक्चर देखेंगे तो इकोनॉमी बढ़ेगी बॉलीवुड की, हम मंदिरों में जाएंगे तो मंदिरों में और मस्जिदों में जाके पैसा इकट्ठा होगा तो इनको इकोनॉमी बढ़ेगी। ये कौन सी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं? आप मुझे बताइए, कौन से कारखाने खुल गए दिल्ली में? ठीक है, इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए डॉक्टर रवि सरकार ने 20 लाख करोड़ का एक अच्छा खासा पैकेज भी दिया है, और उसमें कहीं ना कहीं ये मदद करने की कोशिश की है कि एमएसएमई सेक्टर में भी एक नई जान फूंकने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई है। कृषि संबंधी क्षेत्र से भी एक बेहतर उम्मीद की अब जा रही है और बेहतर पैकेज का ऐलान किया है। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या आपको लग रहा है कि इस 20 लाख करोड़ के पैकेज के बावजूद भी जो हम कदम उठा रहे हैं, जो सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं, ये कुछ बेहतर साबित हो सकते हैं आने वाले वक्त में? देखिए, सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। कोशिश ये की गई है कि इकोनॉमी को जिस तरीके से भी सपोर्ट दिया जा सके, चाहे वो लोन को लेकर के हो, सुविधाओं को लेकर के हो, पैसे की जरूरत हो, वो सारी चीजें यहाँ पर कर रही है। लेकिन नेहा जी, बिल्कुल यहाँ पर मुद्दा ये है कि इम्प्लीमेंटेशन कितना हो पा रहा है, और सिचुएशन वहीं पर आकर खराब हो जाती है, क्योंकि अभी कोरोना वायरस पूरी अपनी चरम सीमा पर पहुंचता जा रहा है और इस वजह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। देखिए, लोन तब आदमी लेता है जब उसको ये पता हो कि वो लोन वापस कर सकता है, और बैंक भी लोन आपको तभी देती है जब ये जानती है कि आप लोन उसका वापस कर सकते हैं, उसकी ईएमआई चुका सकते हैं। और अभी जो हालात पैदा हुए हैं उसमें किसी भी सेक्टर को अगर लोन यहाँ पर दिया जाता है तो उससे लोन वापस आने की प्रोबेबिलिटी
लगभग 90% जो है वो घट चुकी है। जो ये उल्टा होता है, हमेशा ये होता है कि लोन जब भी दिया जाता है तो ये सोचा जाता है कि 90% हो कि वो लौटा दे, लेकिन अभी जो सिचुएशन है उसमें ये चांसेस हैं कि 90% सिचुएशन पे वो लोन लौटा नहीं पाएगा। तो इस वजह से भी दूसरा, सरकार ने 20 लाख करोड़ की जो अनाउंसमेंट करी उसमें सभी सेक्टर को देने की बात की गई है, लेकिन अभी वो धरातल पर इसलिए भी नहीं उतर पा रहा क्योंकि उसमें कंडीशंस कुछ ऐसी लगी हैं, जैसे कि आप लोन आपको नहीं मिलेगा, लोन उसको मिलेगा जो इंडस्ट्री को ऑलरेडी चला रहा है। किसी एंटरप्रेन्योर जो नया चीज स्टार्ट करना चाहता है उसको नहीं मिलेगा, उसके लिए इतनी सुविधाएं नहीं दी गई हैं। तो उसको थोड़ा सा यहाँ पर रिवाइज करने की जरूरत है, जिससे कि इस जो लोन की जो व्यवस्था की गई है इसका सही यूटिलाइजेशन किया जा सके और इकोनॉमी को सपोर्ट में आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है, एक सवाल मेरा आकाश जी आपसे है कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए, क्योंकि लगातार दावे और वायदे किए जाते हैं, इस वक्त क्या आपको लगता है कि बहुत कड़ी और मेहनत की जरूरत है, और अगर इस और हम बढ़ते भी हैं तो क्या कुछ चुनौतियां सामने आ सकती है और उन चुनौतियों का किस तरह से सामना किया जा सकता है? देखिए, चुनौतियां तो बहुत हैं और चुनौतियां आएंगी भी। हाँ। चुनौतियां ये है कि सबसे पहले तो कंट्री के अंदर हमें कई तरह के चेंजेस करने हैं। हमें लैंड लॉस, लेबर लॉस चेंज करने पड़ेंगे, कुछ हद तक चेंजेस हुई भी हैं, कुछ आगे करने पड़ेंगे। लेबर लॉस को उस तरीके से बनाना पड़ेगा कि मजदूर भाइयों के लिए भी बेनिफिशियल हो, साथ ही साथ इंडस्ट्री के लिए भी बेनिफिशियल हो। और फिर अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट एक बड़ा प्लांट लगाना चाहता है तो उसको अगर 1000 एकड़ 2000 एकड़ की लैंड का पैच चाहिए, इट शुड बी मेड अवेलेबल। तो आई थिंक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए हमारे पास एक बहुत बढ़िया मौका है। अभी मैं अच्छे से वॉइस सुन नहीं पा रहा था, लेकिन बात हमारे एक मित्र बात कर रहे थे कि हमारी इकोनॉमी पहले क्या अच्छी चल रही थी। देखिए, पहले और अब की ग्राउंड रियलिटीज में डिफरेंस आ गया है। पहले हमारी इकोनॉमी बाकी जो चारों हमसे बड़ी इकोनॉमीज है उनसे ज्यादा फास्ट स्पीड से ग्रो कर रही थी। मैं हर क्वार्टर का आपको डेटा दे सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि बाकी इकोनॉमीज के मुकाबले हम अच्छा नहीं ग्रो कर रहे थे। वी वर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी फॉर 3 क्वार्टर्स अमंग्स्ट द इकोनॉमीज ऑफ आवर साइज और बिगर साइज। अब क्या है, क्योंकि चाइना को लेके एवर्शन पैदा हो रही है दुनिया में, तो ऐसे में यूएस, यूरोप और इवन चाइना के जो नेबरिंग कंट्री है लाइक जापान और साउथ कोरिया, उनका पैसा इंडिया में आ सकता है। तो इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल हब बन सकता है और ऑलरेडी इकोनॉमी के अंदर मूवमेंट शुरू हो गई है। आप देखें, जो क्रूड ऑयल नेगेटिव में चला गया था आज वो 3000 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक मार्केट जो आपकी 26,000 से नीचे सेंसेक्स चला गया था अब वो 34,000 पे है। तो ऑलरेडी इकोनॉमी के अंदर ग्रीन शूट, ऑलरेडी इकोनॉमी के अंदर रिवाइवल के साइंस आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इकोनॉमी डेफिनेटली रिवाइव करेगी। यस, बैलेंस हमें मेंटेन करके चलना है। कोरोना को हराने के लिए वी हैव टू पुट आवर हेड्स टुगेदर। उसके लिए सोल्यूशन हमें निकालना पड़ेगा। उसका सोल्यूशन हमें निकालना है कि कोरोना को कंटेन किया जाए, साथ ही साथ इकोनॉमी को बढ़ाया जाए। बिल्कुल, कोरोना को मात देने के लिए जरूरत है अब एक अच्छी नीति बनाने की, और सरकार इस और काम भी कर रही है। लेकिन डॉक्टर सुधीर गुप्ता, सवाल इस बात को लेकर भी है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये भी माना है कि हाँ, हमारे पास अस्पताल कम पड़ गए हैं, हमारे पास स्वास्थ्य सुविधाएं कम है। ये बात खुद केंद्र सरकार ने मानी है और ये भी कहा है कि इसके लिए मेकशिफ्ट अस्पताल बनाने की जरूरत है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अगर कोरोना संक्रमित होते हैं तो उनको इलाज मुहैया हो पाए। क्या ऐसे में आप मानते हैं कि वाकई अब मेकशिफ्ट अस्पताल बनाने की जरूरत है और ज्यादा से ज्यादा अस्पताल होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि अब आने वाला वक्त जो है वो और भी ज्यादा डेंजरस हो सकता है? इसमें कोई दो राय नहीं है और ना ही ये बात केंद्र सरकार के मानने की है कि हमारे पास अस्पताल कम है, मेडिकल फैसिलिटीज कम है। ये जग जाहिर बात है, सबको मालूम है कि हमारे पास उतने अस्पताल नहीं है। हमारे पास पर बेड पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और हमारे पास बेड की कमी है, वेंटिलेटर की कमी है, डॉक्टर की कमी है, नर्सेज की कमी है। तो ये बात किसी की नहीं है और ये बात उनकी अतिशक्ति नहीं है और ये बात भी मानने वाली है कि हमें अस्पताल बढ़ाने चाहिए, डॉक्टर बढ़ाने चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ानी चाहिए, पॉपुलेशन के हिसाब से और ज्यादा होना चाहिए। लेकिन जब हम जीडीपी का कुछ एक मेजर हिस्सा, बहुत ही कम हिस्सा हेल्थ को खर्च करेंगे तो ये सब सुविधाएं ऐसे नहीं हो सकती। नेचुरल सी बात है कि ये सब करना आधार का काम नहीं है और इससे लंबा समय लगता है। नया अस्पताल बनाने में टाइम लगता है, उसको चलाने के लिए मैन पावर ट्रेन करने में टाइम लगता है। तो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। रातों रात हम नए अस्पताल नहीं बना सकते, रातों रात नई मेडिकल फैसिलिटीज नहीं ला सकते, रातों रात हम ट्रेन मैन पावर नहीं लेके आ सकते। ये एक लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए जिसमें शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म तीनों की भूमिका है। शॉर्ट टर्म में हम नए
अस्पताल बना सकते हैं, मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बना सकते हैं, जिसमें कि डॉक्टर्स उसके कंट्रोल कर सकते हैं। एक डॉक्टर ठीक है अपनी मेहनत करेगा, सब कुछ करेगा, स्टाफ मेहनत करेंगे और जितने आ सकते हैं उतने पेशेंट को केटर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक्चुअली शॉर्ट टर्म में हम नए अस्पताल नहीं बना सकते। मीडियम टर्म में कुछ हद तक संभव है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ ही हो सकता है कि हमें किस तरह से चलना है आगे वाले 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में हमारे पास कितने मेडिकल कॉलेज होने चाहिए, कितने नर्सिंग कॉलेज होने चाहिए, कितने और अस्पताल बन सकते हैं, कितने डॉक्टर्स की हमें जरूरत है, और उस तरह से प्लान करके ही ये काम हो सकता है। रातों से काम संभव नहीं है और फिलहाल अभी जो है उसी से हमें गुजारा करना होगा और सभी तरह के प्राइवेट और सरकारी सेक्टर सबको मिलकर काम करना होगा, ताकि जो हमारे पास जितने लोग आ रहे हैं उनका प्रॉपर तरीके से जहां तक संभव हो सके। ये मैं मानता हूं कि हर एक को इलाज नहीं दिया जा पाएगा, जिस तरीके से संख्या बढ़ रही है, जिस तरीके से मरीज बढ़ रहे हैं, हर एक को इलाज देना मुश्किल हो सकता है, लेकिन जहां तक संभव हो सके वहां तक हमें इलाज देना होगा, वही उस पर काम करना होगा। ठीक है डॉक्टर रवि, सवाल इस बात को लेकर भी है कि ठीक है अब पटरी पर लाने की जरूरत है अर्थव्यवस्था को, लेकिन कोरोना इस पे कितनी बड़ी अड़चन बनता जा रहा है, क्योंकि एक तरफ कोरोना लगातार अपने पांव पसारता जा रहा है और जो आंकड़ा बढ़ रहा है वो जाहिर तौर पे डरा रहा है, हैरान भी कर रहा है, परेशान भी कर रहा है, लेकिन अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कितनी बड़ी रुकावट भी पैदा कर रहा है। देखिए, इस समय डेवलपमेंट आपको कब देखने को मिलेगा, जब तक आपका इकोनॉमी का पहिया नहीं चलेगा। और जो अभी सिचुएशन है उसमें इकोनॉमिक पहिया चलाना भी समझदारी नहीं है, क्योंकि आप अगर उस इकोनॉमी के पहिए को ज्यादा चलाने की कोशिश करेंगे तो टूटकर बिखर सकता है। अब दूसरी तरफ है, जिस तरीके से अभी के हालात हैं, अभी के हालात में आप अगर पीछे एक हफ्ते का डेटा देखिए तो वो क्लियर कट ये गवर्नमेंट ने ये कहा था कि हम धीरे धीरे रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन को खोलेंगे, लेकिन अभी जो सिचुएशन है उसमें ये क्लियर दिखाई देता है कि डेटा पर डे 9,000 10,000 के आंकड़े टच कर रहा है। तो अब जो सिचुएशन है उसमें थोड़ा सा इकोनॉमी को ना सोचते हुए, लोगों के बारे में सोचते हुए, यहाँ पर अभी एक बार को आगे 1-2 हफ्ते के लिए कम से कम लॉकडाउन को बढ़ाना चाहिए और स्ट्रिक्टली जो रेड जोन है उनको स्ट्रिक्टली वापस जैसा पहले स्टार्ट किया गया था 22 मार्च को, उस तरीके से यहाँ पर लागू करना चाहिए। थोड़ा कंट्रोल भी होगा और लोग कम बाहर निकलेंगे, तो यहाँ पर जो डॉक्टरों का लोड है वो भी थोड़ा कम होगा। तो ये नंबर थोड़े अगर कम होते हैं तो वापस से लॉकडाउन ओपन किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। फिलहाल अभी के जो हालात हैं वो साफ साफ दर्शाते हैं कि इकोनॉमी का पहिया चलाने की अगर कोशिश की गई तो कहीं ऐसा ना हो कि वो पहिया ही टूट कर निकल जाए। बिल्कुल, यहाँ पर बैलेंस बनाने की जरूरत है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं भी जिससे बेहतर हो सके और साथ ही साथ ये कहा जा सकता है कि जिससे अर्थव्यवस्था भी पटरी पर आ सके। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ स्पेशल एडिशन में इतना ही। नमस्कार।